कोई ऑडियो इशू तो नहीं आ रहा ना? आए तो प्लीज बता देना। ठीक है, तो लास्टली मैंने आपको हेनरी फायोल के बारे में बताया था। कल की जो वीडियो है उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत ऑडियो का इशू आए, तो मैं आज वापस से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हेनरी फायोल क्लासिकल थिंकर माने जाते हैं, काफी प्रोमिनेंट हैं। और इनका जो जन्म हुआ या इनका जो वर्क है मेनली, ये माना जाता है कि कंपैरेटिवली ये टेलर के टाइम पे हुए। टेलर का काम पहले था या फिर इनका काम पहले था, ये अभी भी डिबेट चलती रहती है। कई लोग मानते हैं कि इनका काम पहले आया, मतलब इनकी पब्लिकेशन है वो पहले आई, और कई लोग ये मानते हैं कि नहीं, टेलर ने पहले काम करा। कई लोग ये मानते हैं फायोल ने पहले काम करा। तो कल जो डिस्कशन था उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ही वॉज बोर्न इन टर्की, ठीक है, 1841 में इनका जन्म होता है। तो आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जन्म लिया इन्होंने, और उसके बाद में इनकी एजुकेशन फ्रांस में हुई थी। 19 की एज में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज इंजीनियर। स्टार्टिंग में एज इंजीनियर इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, बट 1888 तक आते आते, यानी एट द एज ऑफ 40-45 ईयर तक आते आते, ये जो है वो एमडी बन चुके थे कंपनी के, एंड ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजिंग डायरेक्टर। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट जो है इनकी लाइफ का वो है इनकी बुक। इन्होंने 1916 के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज में एक बुक लिखी थी। फ्रेंच में उस बुक का नाम कुछ और था, ठीक है, और उसको ट्रांसलेट किया गया। जिसने ट्रांसलेट करा उस पर्सन ने उस बुक का टाइटल चेंज कर दिया, मतलब ट्रांसलेशन के दौरान टाइटल में कुछ वर्ड्स इधर उधर कर दिए, जो आगे जाकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी उन चीजों ने क्रिएट करी। जैसे उनका उनकी बुक का फ्रेंच टाइटल था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरल, ये फ्रेंच के अंदर है। और जब कॉन्स्टेंस स्टोर्स के द्वारा इनकी बुक को ट्रांसलेट किया गया तो उसका कुछ इस तरीके से अनुवाद किया गया, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब ये वर्ड देखते हो तो माइंड में क्या आता है कि कहीं ना कहीं ये बुक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। इसका हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप इस पूरी बुक को पढ़ते हो, इवन स्कॉलर्स ने जब इसके ऊपर कमेंट्री करी, तब ये कहा कि अगर हम ट्रांसलेटेड वर्जन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें ये लगेगा कि ये बुक जो है वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में बात करती है, जो कि एक गलती है, एक मिस्टेक होगी। इसका सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या करेक्ट टर्म क्या होगी, वो होगी बिजनेस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक। तो कल मैंने आपको बताया था कि ही इज कंसिडर्ड एज क्लासिकल थिंकर। क्लासिकल थिंकर का मतलब क्या होता है? क्लासिकल वर्ड जहां पर आता है, जैसे क्लासिकल डांस हो गया, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, क्लासिकल पीस होता है, जैसे क्लासिकल मूवीज होती हैं, क्लासिकल सॉन्ग होते हैं। तो क्लासिकल मीन्स कि कहीं ना कहीं वो जो आपका बेस सेट करता है, जो बिल्कुल शुरुआती होता है, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे क्लासिकल डांस है, तो क्लासिकल डांस में एक फॉर्म है, एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आप फॉलो करोगे तभी आप उस पर्टिकुलर टाइप का डांस कर पाओगे। उनका पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है, स्टेप्स होते हैं, म्यूजिक भी उनका फिक्स होता है, और ये सारी चीजें। तो इनका ये मानना था, इसमें ढेर सारे थिंकर्स का नाम आता है। लूथर गुलिगन उर्विक का आता है, हेनरी फायोल का आता है, मैक्स वेबर का भी हम पढ़ते हैं। कुछ लोग टेलर को भी इसी में काउंट करते हैं, हालांकि टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला था, पर टेलर को भी क्लासिकल थ्योरी का ही पार्ट माना जाता है। यानी जो इनिशियल थिंकर रहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इनिशियल थिंकर्स। और इनिशियल थिंकर में मैं टाइम पीरियड बता देती हूँ आपको। 1887 में सबसे पहली बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, विल्सन ने जो ऐसे लिखा था वो। और उसके बाद में 1937 में गुलिक एंड उर्विक की बुक आती है, ठीक है। यहां पर जितने भी थिंकर्स आते हैं एक्सेप्ट एल्टन मायो, एक को मैं एक्सेप्ट करूंगी, एक्सेप्ट एल्टन मायो, इन सबको हम क्लासिकल थिंकर मानते हैं। टाइम पीरियड ध्यान रहेगा, 1887 टू 1937, ये रफ टाइमलाइन है। ये कोई बुक नहीं बताती आपको, बट आपको समझने में इजी रहेगा इससे, ठीक है, कि हाँ शुरुआती थिंकर्स में कौन कौन आ गए जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एक के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, विल्सन के बारे में, राइट। विल्सन का नाम आता है। फिर आपने इवोल्यूशन वाले में देखा था कि विल्सन की ही बात को आगे फॉलो कर रहे हैं। गुड नाउ एल डिवाइड भी यही बात कहते हैं।
के बाद में हेनरी फायोल का नाम आता है, मोने एंड रेले का जिक्र आता है, देन मैक्स वेबर का हम पढ़ेंगे। हालांकि मैक्स वेबर की खुद की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, तो हम उसको ऐसा क्लासिकल थिंकर में काउंट नहीं करते, बट हाँ मैक्स वेबर का नाम भी आता है। एंड सबसे प्रोमिनेंट ओरविक एंड गुलिक, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज एमपी पोले। ओके, शी इज अ लेडी, मतलब शी वॉज अ लेडी। इतने सारों में से हमें विल्सन के बारे में पढ़ना है, हेनरी फायोल के बारे में, मैक्स वेबर, गुलिक एंड ओरविक एंड एमपी पोले। इनकी गुडनाउर एंड डिवाइड इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अब क्लासिकल थिंकर का एक ही मकसद था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, देखो क्लासिकल थिंकर आप फील करोगे कि ये बात कर रहे हैं अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या उससे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड चल रहा था उस दौरान। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, पीक पे पहुंच चुका था अपना उस टाइम पे। तो उस टाइम के ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी, और वो कॉमन प्रॉब्लम थी कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चलते थे। इन लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में ये जो डिस्प्यूट चल रही हैं इसका एक ही रीजन है, और वो रीजन है कि इनके बीच में प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट की वजह से आ रही है, या प्रोडक्शन बहुत कम है। प्रोडक्शन कम क्यों है? क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही से डिजाइन नहीं किया गया। सिंस आपका ऑर्गेनाइजेशन सही से डिजाइन नहीं किया गया, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम आपको ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को बताते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन को बताते हुए हम आपको एक तरीका बताते हैं कि आप इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, आपका सब भला होगा, मतलब सब अच्छे तरीके से काम होगा। अब इसी पॉइंट पे अलग अलग क्लासिकल थिंकर्स ने अलग अलग बातें बोली हैं। जैसे हेनरी फायोल को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हेनरी फायोल कहते हैं कि एक जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 6 प्रकार की एक्टिविटीज होती है। ठीक है, 6 प्रकार की एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाता है? टेक्निकल एक्टिविटीज, टेक्निकल में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, अडेप्टेशन। कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, सिक्योरिटी की हैं, अकाउंटिंग है, मैनेजरियल है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैनेजरियल एक्टिविटी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है, रीजन बीइंग मैनेजरियल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होने के लिए बिकॉज अल्टीमेटली मैनेजमेंट ही सब कुछ डिसाइड कर रही है, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है, और मैनेजमेंट ही इंश्योर करेगी कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट ना हो। तो हेनरी फायोल कहते हैं कि मैनेजमेंट के 5 काम होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। POCCC। जैसे आपने पोस्ट का पढ़ा था ना, पोस्ट कार्ड किसने दिया था? गुलिक ने और विक ने? आपको आई होप इतना तो आइडिया होगा ही। पोस्ट कार्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, बट पोस्ट कार्ड में भी मैनेजमेंट के बारे में बताया गया था, कुछ कुछ वैसा ही। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में बताया गया। तो हेनरी फायोल ने मैनेजमेंट के ये एलिमेंट बताए थे। उसके बाद में उन्होंने मैनेजर के कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे। एट्रीब्यूट्स मीन्स उन्होंने कुछ फीचर्स बताए थे कि एक मैनेजर ऐसा होता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन के 14 प्रिंसिपल बताए थे हेनरी फायोल ने। ठीक है, कल मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन कर दिया था। देखो वैसे ऐसे आपसे कोई नहीं पूछता हेनरी फायोल के 14 प्रिंसिपल के बारे में बताओ, लेकिन कभी कभार है ना, हो सकता है आपसे किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे कमेंट्री करने के लिए बोल दिया जाए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हेनरी फायोल का जो ये एस्पिरिट डे कॉर्प्स है, ये कुछ नया सा वर्ड है, तो इसके ऊपर आप बताओ कि ये क्या कहता है। सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच में हार्मनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कोऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, एक तो कोऑपरेशन कोऑपरेशन तो फोर्सफुली भी हो सकता है, बट एक फीलिंग होता है ना कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और हम, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। ये सारी चीजें हैं, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। आज बात करते हैं फर्दर। टॉपिक आता है नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग। अब इस चीज को समझे, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, देखिए हेनरी फायोल ने अभी तक जो बोला उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में समझते हैं।
जो आपकी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है फॉल्टी। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो आप क्या करो? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है न्यू डिजाइन। ठीक, आपने कर लिया। तो अब आप अपने इंप्लॉयज को ट्रेन करो टू अडॉप्ट न्यू वेज, न्यू मेथड। अगर आप अपने इंप्लॉयज को ये नया तरीका नहीं सिखा पाए, इस नए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं ला पाए, तो आपका ये पूरा डिजाइन किसी काम का नहीं है। अल्टीमेटली काम तो इन लोगों को ही करना है ना? तो आपके एम जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के और आपके जो पर्सनल्स हैं उनके बीच में यूनिटी रहे, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च करनी है, ये मेरा गोल है, और मैं जॉब कर रही हूँ मान लीजिए किसी कंपनी में, कोई भी XYZ कंपनी ले लीजिए। तो क्या मेरे गोल और उस कंपनी के गोल सिमिलर हैं? नहीं। इसलिए मुझे ऐसे फील्ड में जॉब करना पड़ेगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना पड़ेगा जहां पे मेरे और उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल सिमिलर हो। जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है जो इस फील्ड में रिसर्च ऑफर कर रही है, अच्छा खासा फंडिंग दे रही है, उस यूनिवर्सिटी का भी फायदा है क्योंकि वहां से एलुमिनाई निकलेंगे तो उसका भी नाम होगा, राइट? और मेरा इसलिए मैं इससे इसलिए जुड़ी हुई क्योंकि मुझे इसमें रिसर्च करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल और इंडिविजुअल के गोल ये हमारे मैच कर रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी इंसान को मोटिवेटेड रखने के लिए। बहुत बार आपने फील करा होगा कि XYZ पर्सन काम तो कर रहा है बट वो हैप्पी नहीं है अपने काम से। क्यों? क्योंकि जिस फील्ड में वो जॉब करना चाह रहा था हो सकता है उस फील्ड में उसको जॉब ना मिली हो। कई बार होता है ना, आपको बोला जाता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। पैशन को तो नहीं कहती मैं, बट हाँ, अगर आप अपनी लाइफ को लेकर के क्लियरिटी रखते हो कि मुझे यही करना है, तो फिर आपको काम भी उसी हिसाब से ज्वाइन करना चाहिए, राइट? तो ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल और इंडिविजुअल का गोल सिमिलर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। फायोल क्या कहते हैं? फायोल कहते हैं कि देखो, एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टमेटिक ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आपने बस वो एंट्री लेवल पे ट्रेनिंग दे दी एंड दैट्स ऑल। नहीं, एक इंसान की ट्रेनिंग स्कूल से स्टार्ट होती है, इन सर्विस ट्रेनिंग तक चलती रहती है। ठीक है? जैसे आप मान लीजिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है, जिस तरीके की हम स्टडी करते हैं उस हिसाब से ही हम चीजों को देखते हैं, है ना? उसी हिसाब से हम मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए। तो ये कहा गया कि स्कूल लेवल से लेकर के और इन सर्विस तक, इन सर्विस मीन्स जो वो जॉब कर रहा है तब तक उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि आप कॉन्टिन्यूसली उस पर्सन को नई टेक्नोलॉजी बता सको, उस पर्सन को आप रेलिवेंट रख सको और वो अपना काम में इंटरेस्टेड रहे। उसके लिए जरूरी है कि उसको अप टू डेट रखा जाए। ठीक है, चलिए जी। दैट पर्सन शुड बी लाइक, होता है ना कि एक पर्सन जिसको अपनी ट्रेनिंग दी, जिसको सारी चीजें पता है, तो उसको लगता है कि हाँ, मेरी भी कुछ वैल्यू है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो चीज जरूरी हो जाती है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ, आपको इंडिविजुअल मोटिवेशन का भी ध्यान रखना होता है। चलिए, तो हेनरी फायोल को लगता है कि हर एक जो सुपीरियर ऑफिसर है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को टीच करता है। जैसे आप मान लो कल को आप IAS बन गए, तो आपकी जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग होती है उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में क्या होता है, एक सीनियर ऑफिसर, सीनियर IAS ऑफिसर आपको अपने अंडर काम करवाता है, मतलब अपने अंडर रख के काम करवाता है। तो वो भी क्या हो रहा है कि आपको एक ऑफिसर दे दिया, वो ऑफिसर अब आपको सिखा रहा है ना? वो सुपीरियर है, आप उसके जूनियर हो और वो सिखा रहा है आपको, राइट? तो इस तरीके की ट्रेनिंग को हेनरी फायोल ने भी प्रमोट किया है। हेनरी फायोल ने भी बोला कि इस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है गैंग प्लैंक का, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। गैंग प्लैंक, एक मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे लोग काम करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा देर हो गए।
ठीक है? एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए ढेर सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो है वो मान लीजिए चीफ एग्जीक्यूटिव है, और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट काम बटे हुए हैं। तो अगर मैं इस पर्सन को ए मानूं, एंड इट्स बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और ये पर्सन ई काम कर रहा है। यहाँ पे आपका मान लीजिए एफ जी एच, देन यहाँ पे हाई लेवल मान लीजिए। इस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल जो हैं वो बने हुए हैं। अब कोई भी फाइल जो मूव करती है, कोई भी ऑफिशियल वर्क होता है फॉर्मल मेथड से, वो इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से फाइल जानी है यहां पर एच पे, तो फाइल किस तरीके से मूव करेगी? सी टू बी जाएगी, बी टू ए टू एफ, एफ टू जी, एंड देन जी टू एच। यानी कि टोटल 5 लेवल उसको पार करने पड़े। नुकसान क्या है? एक तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई, और दूसरा टाइम बहुत ज्यादा लगा। इसके लिए हेनरी फायोल ने एक सॉल्यूशन दिया, और उस सॉल्यूशन का नाम रखा गैंग प्लैंक। आपने लकड़ी का वो देखा है प्लैंक जो होता है, जो आप किसी भी और जगह पे यूज करते हो सपोर्ट सिस्टम के तौर पे? जैसे लकड़ी का पुल होता है वो ढेर सारे प्लैंक से बना हुआ होता है। इन्होंने कहा मान लीजिए इस तरीके से फाइल मूव करनी थी, तो आप क्या करो, एक प्लैंक ले आओ। ठीक है? अब प्लैंक के लिए एक आपको कंडीशन चाहिए होती है। ये इतना सारा मूव करने की बजाय आप क्या करो, आप डायरेक्टली इस लेवल को दे दो। ठीक है? ये लेवल जंपिंग कर रही है, इसको गैंग प्लैंक को हम लेवल जंपिंग भी बोलते हैं। आपने क्या करा, बाकी 4 स्टेप को मिस कर दिया और डायरेक्टली फाइल अपने सामने वाले के पास भेज दी। आपका जो भी पर्सन था सामने, जैसे सी का जी था, तो उस पर्सन के पास आपने डायरेक्टली भेज दी। इससे क्या हुआ, आपका काम बहुत ज्यादा डिले नहीं हुआ और प्रोसेस भी बहुत इजी हो गई। और ये सबसे यूनिक कंसेप्ट है जो हेनरी फायोल ने रिकमेंड किया है। ठीक है? थोड़ा सा उनके शब्दों में देखते हैं उन्होंने क्या बताया। उन्होंने माना, अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो पूरी स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई है इसको कहते हैं हायरार्की। ठीक है? ये पूरी जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड हायरार्की। ये डिवीजन ऑफ लेबर प्रिंसिपल पे बनती है। तो ऑल दो हेनरी फायोल ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, he is alive to the danger of conformity to hierarchy and formalism। अब ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आपका जो सुपीरियर होता है, जो आपके जूनियर्स होते हैं, जो आपके कलीग होते हैं, वो फॉर्मल आपका रिलेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हम कहीं पे काम करने लग गए, हमारे कुछ दोस्त बन गए, कुछ अच्छे फ्रेंड्स बन गए, तो वो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन्होंने कहा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा हायरार्की को फॉलो करेंगे, बहुत ज्यादा अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने लगेंगे, तो उसका भी नुकसान है। ठीक है? अगर इट इज एन एरर टू डिपार्ट नीडलेसली फ्रॉम द लाइन ऑफ अथॉरिटी, दिस इज लाइन ऑफ अथॉरिटी। नीडलेसली मतलब बिना जरूरत के इससे अलग हटना नुकसान करेगा, गलती है। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि इससे चिपके रहना, इस लाइन ऑफ अथॉरिटी से चिपके रहना हमारे बिजनेस के लिए, हमारे काम के लिए खतरनाक है, और फिर भी हम चिपके हुए हैं, तो ये उससे भी ज्यादा बड़ा डेंजर है। ओके? यानी कि जब तक जरूरत ना हो तब तक इसको फॉलो करो लाइन ऑफ अथॉरिटी को, बट अगर आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन की डिमांड है, आपका काम बहुत ज्यादा इससे खराब हो रहा है, तो आप ये गैंग प्लैंक वाला आइडिया अपनाओ। लेकिन गैंग प्लैंक को सजेस्ट करते टाइम फायोल बहुत ज्यादा कॉशियस थे। मतलब ऐसा नहीं है उन्होंने हर एक चीज के लिए गैंग प्लैंक आइडिया सजेस्ट करा था, बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीजों के लिए उन्होंने बताया था, लिमिटेड चीजों के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कम रेलेवेंट होगा जहां पर लाइंस ऑफ अथॉरिटीज आर लेस क्लियर है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे यहाँ पर तो बहुत इजी है, बट मान लो मुझे कोई फाइल भेजनी है, यहाँ पे हम सेक्रेटरी लेवल का पर्सन मान लेते हैं, यहाँ पर भी कोई सेक्रेटरी लेवल का पर्सन है, बट अलग डिपार्टमेंट का है, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो ऐसा है कि
पर्सन ए की नजरों में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर आप ये गैंग प्लैंक वाला आइडिया फॉलो नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज बहुत हमें ध्यान से अप्लाई करनी होती है एज कंपेयर टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये मानना था हेनरी फायोल का। अब फायोल के बारे में थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, तो फायोल ने मेनली टॉप लेवल एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस किया, मतलब हायरार्की के टॉप लेवल पे फोकस किया। और आपने देखा था जो टेलर थे उन्होंने लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया था। इसके अलावा उन्होंने टॉप टू बॉटम थ्योरी पे काम करा। टॉप टू बॉटम थ्योरी यानी कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर है वो हैंडल करेंगे और वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ इन्होंने कहा, इन्होंने जो भी बातें कही उसके अंदर मैनेजमेंट के काम के बारे में बातें बोली गई, साथ ही साथ मैनेजमेंट किस तरीके से चीजें हैंडल करेंगी उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स भी बताए। इन्होंने ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने पे फोकस करा, और सबसे खास बात इन्होंने कहीं पर भी वन बेस्ट वे ढूंढने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, वन बेस्ट वे आपको रिजिड देता है, रिजिडिटी देता है, लेकिन इनकी जो अप्रोच थी वो काफी फ्लेक्सिबल रही, लेकिन इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करा। वहीं अगर मैं टेलर की बात करूं तो टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप पे ध्यान दिया। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि सिंगल पर्सन विल रिसीव द कमांड फ्रॉम सिंगल बॉस, है ना। और फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है, सिंगल पर्सन विल रिसीव द कमांड फ्रॉम 8 बॉसेस। यही था ना, ये फंक्शनल फोरमैनशिप है और ये हेनरी फायोल का यूनिटी ऑफ कमांड है। साथ ही साथ ही ट्राई टू प्रोवाइड द सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं टेलर की अगर मैं बात करूं तो टेलर ऑपरेटिव एंड शॉप फ्लोर लेवल पे ज्यादा कंसेंट्रेटेड थे। उन्होंने बॉटम टू टॉप थ्योरी पे काम करा। उन्होंने वर्कर की एफिशिएंसी और एक्चुअल प्रोडक्शन में मैनेजर के रोल पे ध्यान दिया। उन्होंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे काम किया थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। उनकी अप्रोच रिजिड है। यूनिटी ऑफ कमांड की बजाय उन्होंने फंक्शनल फॉर्मेनशिप पे ध्यान दिया और उन्होंने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की एक साइंस बताई। फिर यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज दी गई हैं। सिमिलैरिटीज में क्या क्या आ जाता है कि दोनों की जो अप्रोच थी या दोनों का जो ऑब्जेक्टिव था वो था एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। तो ऑब्जेक्टिव में दोनों सिमिलर थे, दोनों ने ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करी, दोनों ही इकोनॉमिक मैन वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव रखते थे, दोनों ने ही मैनेजरियल क्वालिटीज पे ज्यादा ध्यान दिया और ये कहा कि मैनेजरियल क्वालिटीज को आप सीख सकते हो। अब इस चीज को कहाँ से रिलेट करोगे आप थ्योरी आएगी एक लीडरशिप करके, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। लीडरशिप थ्योरी आएगी। लीडरशिप थ्योरी में ये माना जाता है कि आप लीडर बन सकते हो, आप एक्वायर कर सकते हो लीडरशिप ट्रेट, लर्न कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये बाय बर्थ आपको मिलता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे, बट इनका ये कहना था कि मैनेजरियल क्वालिटीज आप थ्रू ट्रेनिंग एक्वायर कर सकते हो। बोथ अप्लाइड साइंटिफिक मैनेजमेंट टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मेथड इन्होंने अप्लाई करा। साथ ही साथ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे या मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, इन्होंने माना कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो सिमिलर रहती है, तो यूनिवर्सलिटी पे इन्होंने फोकस करा। बट ऑब्वियसली जस्ट लाइक टेलर, इनको भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा। अनसाइंटिफिक थ्योरी था के लिए ब्लेम किया गया इनको। अनसाइंटिफिक मीन्स इनकी थ्योरी कंप्लीटली पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी, थ्योरी मैकेनिस्टिक थी, मतलब नेग्लेक्ट किया गया पूरे तरीके से ह्यूमन एस्पेक्ट को। वही जो टेलर का हुआ डिह्यूमनाइजिंग थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इनका पीटर ड्रकर का क्रिटिसिज्म, ठीक है। पीटर ड्रकर ने क्या बोला, अब ये चीज आप संभाल के रखें, इसको मैं पूरा क्लासिकल थ्योरी हो जाएगी उसके बाद में मैं कवर कराऊंगी। थोड़ा सा आप पीटर, ऑल्दो ये मैं फाइल शेयर कर दूंगी आपको, लेकिन पीटर ड्रकर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। आपकी बुक में भी आई थिंक उसमें दिया होगा, तो पीटर ड्रकर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कंक्लूड कर देते हैं इसको। वही बात कि हमें फायोल को कॉन्टेक्चुअली समझने की जरूरत है, मतलब जिस सिचुएशन में उन्होंने जो बात बोली उस सिचुएशन में हमें वो चीज समझने की जरूरत है, रेदर देन फाइंडिंग शॉर्टकमिंग इन हिज थ्योरी। और उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए फॉर लेइंग डाउन सम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, क्योंकि ही इज वन ऑफ द अर्ली राइटर्स ऑन मैनेजमेंट। फायोल ने एक कोशिश करी यूनिवर्सल साइंस ऑफ मैनेजमेंट बिल्ड करने की,
ठीक है। और कंप्लीटली ये ब्लेम करना कि उन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया, ये गलत होगा। उन्होंने पर्सनल्स पे फोकस किया, हो सकता है इतना ध्यान ना दिया हो, बट हाँ डेफिनेटली पर्सनल पे फोकस किया। देन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि उनके प्रिंसिपल्स कंप्लीटली रिजिड ना माने जाए, ठीक है, कंप्लीटली रिजिड ना माने जाए। ओके। एंड मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है। आज की क्लास इतनी ही, बाकी इनका क्रिटिसिज्म और पीटर ड्रकर का जो क्रिटिसिज्म है वो मैं आपको कल करवा दूंगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। क्लास को मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। मैं